हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको पता है, ये हमारा एक रेगुलर कोर्स है 11th का, जिसमें हम अपने चैप्टर सेकंड पे पहुंच चुके हैं और हमने लास्ट ही क्लास में लेक्चर 4th कंप्लीट किया है। अगर आप इसी लेक्चर से इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं तो बाकी लेक्चर आप ऊपर आई बटन दबा के क्लिक कर सकते हैं, ओके, और जाके देख सकते हैं। तो हम अपने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी हमने कि लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम क्या तरीके अपनाते हैं, हम स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं, हम लार्ज मासेस को मेजर करने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं और स्मॉल मासेस को मेजर करने के लिए क्या तरीका। हमने स्मॉल मासेस के लिए एक अलग यूनिट बनाई थी, हमने लार्ज मासेस के लिए भी एक अलग यूनिट बनाई हुई है, हमने स्मॉल लेंथ के लिए भी अलग अलग यूनिट बनाई थी, फर्मी, माइक्रोन, एंगस्ट्रम। अगर तुम्हें याद हो लास्ट क्लास की बातें तो जरा बताना कि 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता था, कमेंट बॉक्स में लिख भेजो, ओके। फर्मी के बारे में भी लिख देना, माइक्रोन क्यों छोड़ रहे हो उसको भी लिख दो, चलो। तो ये सब लिख भेजना। और अब हम आगे देखते हैं कि अपने लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए कुछ स्पेशल यूनिट्स है क्या, तो बोला हाँ है, तो उनको चलो देखते हैं। तो एक है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, तो हमने बोला कि हमें प्लैनेट्स के बीच की दूरी मेजर करनी है। हमें किसको मेजर करना है, प्लैनेट्स के बीच की दूरी। मान लो सपोज करो कि मैं अर्थ पे हूं, मुझे वीनस को मेजर करना है कि वीनस कितना दूर है, मुझे मेजर करना है सन कितनी दूर पे है, मुझे मेजर करना है जुपिटर कितनी दूर पे है, तो इनके आसपास की यूनिट लेनी होगी, ठीक है। तो मैंने क्या चुना, मैंने चुना कि अर्थ से सन तक की जो दूरी है उसको एक यूनिट मान लो। अर्थ की जो सन की दूरी है वो कितनी है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, इसको एक यूनिट मान लो और ये हमारे एस्ट्रोनॉमी में काम आएगा, तो इसका नाम भी दे दिया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं पेन ले लूं अपना और कलर व्हाइट ही रखूंगा, ठीक है। तो अगर ये सन है हमारा और ये अर्थ ऐसे इलिप्टिकल फॉर्म में घूमता है, ठीक है, ये सन यहाँ पे ना होके, ठीक है, मान लो ये ऐसे घूम रहा है। तो अगर तुम ये सवाल उठा सकते हो कि अर्थ से सन की डिस्टेंस कौन सी वाली, कब वाली भाई, क्योंकि अर्थ तो इलिप्स के फॉर्म में घूम रहा है, यहाँ पे ऐसे 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 घूम रहा है, तो क्या बात है, यहाँ से यहाँ वाली दूरी या पास वाली से दूरी, एवरेज ले लो, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमारा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये जो एवरेज रेडियस है अर्थ से सन के बीच की दूरी, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। अब दूसरा आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर की बात हम बहुत दिन से कर रहे हैं, हर लेक्चर में मैं लाइट ईयर के बारे में कुछ ना कुछ बोल ही देता था, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि लाइट ईयर होता क्या असल में। तो लाइट ईयर ये है, हमने देखा कि किसी भी स्पीड को अगर मैं कुछ टाइम तक चलने के लिए दूंगा तो वो एक डिस्टेंस कवर कर लेगा, ठीक है। जैसे मैं मान लो अगर मैं 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं और 2 सेकंड चलता हूं तो मैं कितनी दूर चला जाऊंगा, तो मैं चला जाऊंगा 10 मीटर तक, ठीक है। तो मुझे सामने वाले को सिर्फ क्या बताना होगा, मैं उसको आगे डिस्टेंस नहीं बताऊंगा, मैं उसको आगे बोल दूंगा भाई मैं 5 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड तक चला, तो पता चल जाएगा उसको कि भाई कितनी मीटर गया, तो इनडायरेक्टली उसको पता चल जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक लाइट को भेजा, ठीक है, कि लाइट को बोला जाओ, लाइट की स्पीड हमें पता है, और लाइट को चलने भेजा मैंने कि जाओ चलना शुरू कर दो, और उसको मैंने 1 साल के लिए चलने दिया। तो लाइट की स्पीड क्या है, तो लाइट की स्पीड है जो हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ओके। और इसको मैंने कितना चलने के लिए दिया, 1 साल चलने के लिए दे दिया। तो भाई इसमें कितने सेकंड हो जाएंगे, तो हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 365 डेज, और इंटू में 365 इंटू में हमारा क्या हो जाता है 24 आवर इंटू 60 मिनट, 24 आवर 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इनको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करे तो हमारा जो आंसर आया वो आया 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो 1 साल में लाइट इतनी दूर तक जाती है। तो हम बात करेंगे कि अगर हमारी 1 साल में लाइट जितनी भी दूर जाएगी उसको हम 1 यूनिट बोलेंगे, और हम क्या बोलेंगे कि ये वाली स्टार हमसे 2 लाइट ईयर दूर है, वो वाली स्टार 3 लाइट ईयर दूर है, और वो जो स्टार दिख रही है वो हमसे 200 लाइट ईयर दूर है। अब एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं कि एक स्टार से हम तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है लाइट को, 1 साल, 2 साल, हो सकता है 2000 साल, 200 साल, ठीक है, इतना लग सकता है उसको। तो और हमें चीजें दिखती कब है, जब लाइट हमारे आंखों पे आके रेटिना पे स्ट्राइक करती है, वहां पे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, पढ़ोगे तुम सब बायो में, ठीक है, वो उनको आके स्ट्राइक करती है। और असल में क्या, लाइट के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने थोड़ी सी बात जानी थी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे ब्रेन में इंपल्स जनरेट करती है। तो वो लाइट जब आती है और हमारे आंखों पे स्ट्राइक करती है तो ही जाके वो चीज दिख पाती है। और स्टार से आने में कब टाइम लगता है हमें, 200 साल, मान लो 200 साल सपोज करो वो लाइट ईयर दूर है, तो 200 साल लगा लाइट को आने में। तो वो जो इमेज मुझे अभी स्टार की दिखेगी वो सही में वहां है क्या,
तो बोला पता नहीं, लेकिन वो जो इमेज दिखी हमें वो 200 साल पहले की इमेज है। हो सकता है अब लाइट वहां पे वो स्टार हो ना, उसको वो खत्म हो गया हो, वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, लेकिन उसकी इमेज हमें दिख रही है। तो हाँ, कुछ लोग भूतों को बहुत मानते हैं, ठीक है। तो एक टाइप के भूत मुझे वो लगते हैं, भूत को क्या एक्सप्लेन करते हो कि जो है नहीं लेकिन हमें दिखे, जो असल में मर चुका हो लेकिन हमें दिख रहा हो। तो सारे स्टार से एक तरह से तुम भूत मान सकते हो, घोस्ट, सो यू कॉल्ड, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, स्टार्स क्या हमारे भूत हैं, बहुत सारे भूत हैं भाई, बहुत सारे घोस्ट हैं। वो जब भी लाइट भेजते हैं तो उनकी इमेज पुरानी है, वो रियलिटी में वहां है या नहीं है पता नहीं, ओके। तो मैंने भूतों की बात कर दी, खैर वापस आ जाते हैं अपने यूनिट्स पे, और हम अगली यूनिट देखते हैं 1 पार्सेक, ठीक है। ये पार्सेक जो यूनिट है ये सबसे बड़ी यूनिट है हमारे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। देखो जो भी एस्ट्रोनॉमी के लिए हम यूज करते हैं उसमें बहुत सारी यूनिट्स है, जिसमें सबसे बड़ी कौन सी है, पार्सेक सबसे बड़ी है, ठीक है। लाइट ईयर उससे छोटी है, और सबसे छोटी कौन है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इन तीनों में, ओके। तो 1 पार्सेक होता कितने हैं, तो जैसे पार्सेक का ही मतलब पता चल रहा है, पार्सेक, ठीक है, 1 सेकंड में एंगल जितना बने। 1 सेकंड कौन सा सेकंड, मतलब एंगल वाला सेकंड, ठीक है। 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर हो, ठीक है, उसको हम 1 पार्सेक कहेंगे। उसको मैं डिफाइन करता हूँ अभी, मैं इसको मिटा दूं पहले जो भी लिखा हुआ है, ओके, ठीक है। तो मान लो कि मेरा एक एंगल बन रहा है ये, चल वापस आ, ठीक है, एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, मान लो ये थीटा समथिंग कुछ एंगल है, मुझे नहीं पता, और इनके बीच का ये एक डिस्टेंस है, ठीक है भाई। तो इसको हम कहते हैं लेंथ, और ये कहते हैं रेडियस, ओके। और ये हमारा एंगल, ठीक है भाई। तो क्या कहता है 1 पार्सेक, क्या कहता है कि ये वो रेडियस है, 1 पार्सेक ये वो रेडियस है जब एंगल हमारा कितना हो, 1 सेकंड का, और जो लेंथ हो आर्क की वो कितनी हो जाए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। बात समझ आ रही है कि जब हम कहें कि ये लेंथ एंगल बहुत छोटा हो जाए, बहुत ही छोटा एंगल हो जाए, ठीक है भाई, बहुत ही छोटा, मैं इस साइड आ रहा हूँ ना, उस साइड चला जाऊँ, चलो ठीक है, मैं उस साइड चला जाता हूँ, तो अब ठीक है। हाँ, तो क्या बात है कि एंगल हो जाए 1 सेकंड का, और ये जो आर्क है वो कितनी हो जाए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, फिर जो लेंथ आएगी वो कितनी होगी, वो होगी 1 पार्सेक, ठीक है भाई। तो हमने इसको निकाला, और क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, तो थीटा कितना डालेंगे, 1 सेकंड, और 1 सेकंड को रेडियन में कितना पुट करते हैं भाई, बताओ ना जरा, याद करो यार, याद करो, याद नहीं कर रहा है तो जाओ देख के आओ, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना मुझे, मैं इसकी वैल्यू नहीं लिखूंगा, सीधा आंसर लिख दूंगा। एल, इसका एल कितना है हमारे पास, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.496 इंटू 10 की पावर 11, और इसको रेडियन में पुट करेंगे, अभी पुट करना है तुम्हें, ठीक है, अपॉन में आर। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आर की वैल्यू आ जाएगी 1.496 इंटू में 10 की पावर 11 अपॉन में 1 सेकेंड इन रेडियन, ये पुट करेंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 3.08, मैं यही लिख देता हूँ, 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ओके। तो ये हमारा 1 पार्सेक होता है। तो 1 पार्सेक एक काफी बड़ी यूनिट है, और इसको हम क्या यूज करते हैं, लार्ज डिस्टेंस से स्टार के बीच की दूरी पता करने में यूज करते हैं। अगर 1 सेकंड एंगल है तो 2 सेकंड एंगल है तो कितना हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम की। टाइम को मेजर करना बहुत जरूरी है, हमारे पास हर चीज के लिए टाइम देखना जरूरी होता है। तुम हमेशा देखते हो कि मेरे वीडियो का लेक्चर का ड्यूरेशन कितना है, ये सब चेक करना बंद करो यार, पूरी वीडियो देखा करो, अच्छी बनती है, ठीक है। सब इन्फॉर्मेशन की ही बातें बताता हूँ, और फिजिक्स काफी आसान कर दूंगा मैं, इस बात की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ना समझ में आए तो फिर बोलना, ठीक है, पहले लेकिन पूरा देखो तो सही, ओके। तो टाइम देखना बहुत जरूरी है हमें। हम टाइम देखने के लिए जनरली किसका यूज करते हैं, क्लॉक का, लेकिन हम तो क्लॉक का यूज करते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड टाइम तो होगा कि भाई जो एकदम एक्यूरेट टाइम बताता है 1 सेकंड को। वो 1 सेकंड क्या था, वही जो जिसके बारे में हमने बात की थी कि वो एक सीजियम 133 एटम के इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वाइब्रेशन ऑसिलेशन करते हैं, कितनी बार ऑसिलेशन कर लेते हैं, 9,192,631,770 टाइम्स जब ऑसिलेशन हो जाती है तो हम इसको 1 सेकंड बोलते हैं। नहीं ये नंबर याद नहीं रखना भाई तुम्हें, बस ऐसे बता रहा हूँ कि ये इतनी बार ऑसिलेशन होता है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम 1 सेकंड लेते हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड की वैल्यू हमारी इस ऑसिलेशन के बाद आती है, ओके।
ये बात समझ आई तुम्हें? तो वो 1 सेकंड को मेजर कौन करेगा? तो बोला सीजियम को हम काउंट करेंगे। तो बोला ये सीजियम की क्लॉक होते हैं जिसको हम एटॉमिक क्लॉक के बारे में बोलते हैं, यही हमारा मेन स्टैंडर्ड टाइम मेजर करके बताता है और इसकी हर कॉपी हर कंट्री के नेशनल लेबोरेटरी में रखी हुई है। ओके, तो हमारे दिल्ली में भी एमपीएल है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी, वहाँ इसकी एक रखी गई है और जहाँ पे बेसिकली 4 अलग अलग एटॉमिक क्लॉक से मिलके हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसको फिक्स करते हैं और उसको चेक करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो कि ओहो भाई अभी आईपीएल शुरू होने वाले, काफी लोगों को क्रिकेट काफी पैंडेमिक की वजह से सब बंद था और आईपीएल भी डिले हो गया। तो मैं अभी आने वाले कुछ मैचेस का इंफॉर्मेशन दे देता हूं तुम्हें। तो पहला मैच है भाई साहब 19 सितंबर सैटरडे, मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई से, हमेशा की तरह मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, हमेशा की तरह ये पहला मैच है जो यहाँ मतलब टाइम फर्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है? मैच टाइम फर्स्ट IST, क्या है ये टाइम फर्स्ट? ये कहाँ की टाइम है? तो फर्स्ट देखा होगा तुमने, असल में हर जगह देखा होगा तुमने कि टाइम के आगे ऐसे लिख देते हैं IST ST, ठीक है, सेंट्रल टाइम। तो ये सब मतलब क्या है? तो ये जब भी IST लिखा जाए तो इसका ये मतलब समझ लेना कि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, तो इंडिया के हिसाब से जो स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको मेजर कौन करता है, जिसको बना के कौन रखता है, वैसा टाइम को मैनेज कौन करता है? हाँ, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में जो एटॉमिक क्लॉक है वो वहां मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो IST है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। ठीक है, तो उसके लिए ये यूज किया गया, जो कि पहला मैच अबू धाबी में होगा। दूसरा मैच हमारा 20 सितंबर को है। अरे मुझे आईपीएल के बारे में नहीं बताना है, ठीक है, मैंने वो IST के बारे में बताने के लिए ये लिया मैंने, क्योंकि सब ये देखते होंगे और IST हर किसी को दिखा होगा। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से होता है, मोस्ट लोगों को पता था। जिसको जिसको नहीं पता था वो कमेंट बॉक्स में लिख बताना कि किसको IST का फुल फॉर्म आज तक नहीं पता था कि IST लिखते क्यों है। ठीक है, अब दूसरा मैच है, देख लेना वो, मुझे बेसिकली मुझे पहला मैच देखने में काफी इंटरेस्ट है, बाकी तुम देखना, अब तुम जानो। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, और ये बात है जो सीजियम क्लॉक है ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ज्यादा एक्यूरेट। ये 1 सेकंड को अगर हमें मेजर करना है तो ऑसिलेशन कितने हैं? 9 बिलियन टाइम। तो देखो गलती हो सकती है इसमें, लेकिन जो हमने स्टैंडर्ड क्लॉक बनाया है उसमें पता है हम कितना मेजर कर लेते हैं? 1 + -10 के और -13 सेकंड तक। मतलब क्या बात है कि हम बहुत ही, मतलब कि हमारी गलती कितनी हो रही है, 1 सेकंड में कितनी गलती हो रही है? 10 की और -13 की। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए तो 1 साल में कहीं जाके हम कितनी गलती कर देंगे? 1 सेकंड में कितनी गलती कर देंगे? 3 माइक्रोसेकंड की। 3 माइक्रोसेकंड की गलती 1 साल में जाके होगी कम से कम। ठीक है, तो बहुत कम टाइम है, इतना हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो क्लॉक होते हैं, वॉचेस होते हैं, उसमें अलग अलग, जैसे कि हम इसमें जानते हैं कि हमारी कुछ वॉचेस बैटरी से चलती है, कुछ मैकेनिकल वॉचेस होती हैं लाइक रोलेक्स, टिसो, ये सब। जैसे कि एक वॉच है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिकल वॉच होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्प्रिंग व्हील जो होती है वो इसके टाइम को मैनेज करती है, उसकी ऑसिलेशन से इसका टाइम मैनेज होता है। ठीक है, इसमें भी लॉसेस ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें 1 साल में काफी ज्यादा, हम कुछ 10-12 सेकंड पीछे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें वॉच लॉस और गेन होता है। ठीक है, बट एटॉमिक क्लॉक क्या है, वो 3 माइक्रोसेकंड की ही गलती कर सकता है 1 साल में, इसलिए वो स्टैंडर्ड माना गया। और जो हमारी नॉर्मल क्लॉक होती है वो क्या होती है, जो ये वाली, जैसे मैं बताऊं तुम्हें, ये जो हमारी वॉल पे लग रही है वो वाली क्लॉक 1 साल में बहुत गलतियां कर देती है, बहुत ज्यादा घंटों की गलतियां कर देती है अगर उसको देखा जाए, लेकिन फिर भी हम इसका काम यूज में लेते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में ले लेते हैं, क्वेश्चन। ओके, व्यू ऑफ ट्रेमेंडस एक्यूरेसी, और इसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है इसलिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, अब देखो, अब कुछ ऑर्डर है कि टाइम कितना टाइम लगता है किस किस में। तो ऑर्डर के बारे में पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ ऑर्डर होता क्या असल में। तो जैसे सपोज करो कि मुझे कुछ सामान खरीदना है, और सपोज करो मैं अभी जाने वाला हूँ, क्या कहता हूँ, किसका एग्जांपल लूँ, सपोज करो मुझे बाइक खरीदना और एक अच्छी बाइक खरीदनी है। ठीक है, तो मैं जाऊंगा तो मुझे किस ऑर्डर का अपने पास पैसा रखना होगा। ठीक है, क्या मैं 10,000 लेके जा सकता हूँ, 10,000 के आसपास पैसे? तो बोला नहीं, मुझे लेके जाना होगा कम से कम 1 लाख रुपए के करीब। तो मैं एक एवरेज बाइक ले सकता हूँ, स्प्लेंडर वगैरह ले सकता हूँ, किसमें मेरी ऑर्डर क्या हो गई, 10 की पावर 5, 1 लाख क्या हो गई, 10 की पावर 5। तो क्या 1 लाख की एग्जैक्टली कार आ जाएगी? वो बोला नहीं यार, 1 लाख के करीब के पैसे लेके जाऊंगा। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मुझे किसी ने बोला कि 1 लाख के पैसे लेना, तो हो सकता है कि वो 1,20,000 भी हो सकता है, 1,90,000 भी हो सकता है, वे आसपास का है। तो हम इस सब को 90,000 को, 1,10,000 को, 1,40,000 तक को, इस सब को किसमें मानते हैं भाई कि ये 10 की पावर 5 ऑर्डर का। ओके, अगर मान लो कि मैं 1 लाख का ही 1 लाख के रुपए लेके गया
और नहीं जा रहा यार, किसी को आके पकड़ मत लेना मेरे को कि भाई 1 लाख रुपए दे निकाल, कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वही बात है कि 1 लाख रुपए अगर मैं लेके निकल रहा हूँ, ठीक है, और मुझे खरीदनी है अपनी बाइक, ओके, और मैं गया बाइक लेने के लिए और मैं हार्ले डेविडसन के शोरूम में पहुंच गया, उसने बोला कि 16 लाख, ठीक है, सपोज करो 16 लाख मान लिया, 17 लाख मान लिया, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो फिर मैं क्या बोलूंगा यार, मैं मुझे तो पता था कि बाइक 1 लाख के ऑर्डर में आते हैं, लेकिन ये तुम किसके आ गए, 10 लाख के ऑर्डर में आ गए, ठीक है। तो एक ऑर्डर होगी 1 लाख की, एक ऑर्डर होगी 10 लाख की। हम 50,000 से लेके 5 लाख की चीजें को क्या मानेंगे, ये लाख का ऑर्डर है, ठीक है। फिर 6 लाख से लेके और 50 लाख तक हम किसमें मानेंगे, ये 10 लाख का ऑर्डर है। और फिर 51 लाख से लेके अपने कितना करोड़, नहीं 1.5 करोड़ तक हम क्या मान लेंगे कि भाई ये करोड़ का ऑर्डर है, ठीक है। तो हम आसपास थोड़ा बहुत 0.5 आगे और 0.5 पीछे जाके उसका ऑर्डर मानते हैं, ठीक है। हम ज्यादा लंबा गैप नहीं कवर करते, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्डर होते हैं जनरली। जैसे अगर 6 मान लो तो 6 किस ऑर्डर का है, तो 10 के पावर 1 का ऑर्डर का है। 60 किस ऑर्डर का है, तो बोले ये 100 का ऑर्डर का है। लेकिन 40 किसके ऑर्डर का है, पीछे वाले, ये पीछे वाले से ज्यादा पास है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये 10 के ऑर्डर का, ओके, ठीक है। 1000 और 900 1000 के ऑर्डर का है, और 1400 भी 1000 के ऑर्डर का, ओके, बात समझ में आ गई। अब देखो, अब इसी टाइप से ऑर्डर बता रहा है, लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल, ठीक है। जो हमारा सबसे अनस्टेबल पार्टिकल है नेचर में, वो उसकी लाइफ कितनी है, 10 की पावर -24 सेकेंड, कि वो मतलब 1 सेकेंड के -24 हिस्से में क्या हो जाता है भाई, स्टेबल टूट जाता है, वो एकदम नहीं हो पाता, बच नहीं पाता, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे कि न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस करने में जो लाइट को टाइम लगता है वो कितना लगता है, 10 की पावर -22। पीरियड ऑफ एक्सरे, एक्सरे का जो पीरियड होता है रेवोल्यूशन का, एक्सरे हमारी क्या है, एक टाइप की लाइट है, तो उसमें जो रेवोल्यूशन लगती है वो कितने सेकंड में लग जाती है, तो बोलते हैं 10 की पावर -19, ठीक है। पीरियड ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशन, एटम में जो वाइब्रेशन होता है उनका पीरियड क्या है, तो 10 की पावर -15 सेकंड के ऑर्डर का। पीरियड ऑफ लाइट वेव, लाइट वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली जो हमारी नॉर्मली लाइट वेव्स है, हमने पता ना विजिबल लाइट अलग होती है, एक्सरे अलग होती है, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी की फ्रीक्वेंसी बनती है हमारी, 10 की पावर -15 सेकंड की, ओके। लाइफ स्पैन ऑफ एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम, ठीक है। तो जब एक्साइटेड स्टेट किसी भी एटम में आता है, तो तुमने एक्साइटेड स्टेट को तुम केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ोगे कि एक्साइटेड स्टेट वो स्टेट होती है जहां पे ये रिएक्शन कर पाए। इस बात को ध्यान से सुनो, इस बात को यहां समझ लो थोड़ा सा, कि एक्साइटेड स्टेट कौन सी स्टेट होगी, जहां पे एटम रिएक्शन करके किसी के साथ मॉलिक्यूल बनाता है। तो एटम एक्साइटेड स्टेट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है, तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, और वो उसको वहां जाना अलाउ है और आना अलाउ है, वहां रहना अलाउ नहीं है। तो वो जैसे पहुंचता है वैसे इसको वापस आना पड़ता है। इसी बीच में ये जब जाता है, तो ये बीच का जो टाइम है ये होता है इसका एक्साइटेड स्टेट, ये अपने ऑर्बिट में अगले ऑर्बिट में पहुंच जाता है, तो इसका एक्साइटेड स्टेट होता है। उसी बीच में हम किसी और एटम को लाते हैं और उसकी ऑर्बिट को इसी के साथ रख दी जाती है, ठीक है, ऐसा हो जाता है अपने आप ही, तो केमिकल रिएक्शन में तो ये ऐसे आता है। और जब ये लौटता है, अगर इसको इसका एनर्जी लेवल अपने एनर्जी लेवल के पास दिखता है, तो ये इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट में चला जाता है, और फिर दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल के आसपास घूमने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दो एटम के आसपास घूमने लगते हैं, और यही चीज हमारी क्या बनती है, यही चीज हमारी एक मॉलिक्यूल बनता है, और यही एक बेसिकली केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्साइटेड से समझ में आ गया, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री बता दूंगा, ठीक है, ओके। तो हमें क्या पता चला कि एक एक्साइटेड स्टेट का एटम कितने देर पर रहता है, 10 की पावर -8 सेकंड, बहुत छोटा सा टाइम होता है, उसी बीच में सारा काम हो जाना चाहिए, मॉलिक्यूल बन जाना चाहिए। पीरियड ऑफ रेडियो वेव, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, 10 की पावर -6 सेकंड, माइक्रो सेकंड के करीब होती है। पीरियड ऑफ साउंड वेव, हमारे जो साउंड हम जो बोलते हैं, हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई, वो होती है 10 की पावर -3 सेकंड, इतने सेकंड में हो जाती है, ठीक है। 440 हर्ट्ज, तो अपोज में डाल दो उसको, तो वो फ्रीक्वेंसी दे देगा तुम्हें, ठीक है। विंक ऑफ आई, जितने देर में आंख अपनी पलक झपकते हैं, नहीं ये वाली नहीं, ये तो हम जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या होता है, 0.1 सेकंड में टाइम बिटवीन सक्सेसिव ह्यूमन हार्ट बीट्स, ठीक है। हमारा एक हार्ट बीट के सेकंड में, एक हार्ट बीट से दूसरे हार्ट बीट का सेकंड जो होता है वो 0.8 सेकंड के करीब होता है, तो हम इसको मानते हैं 1 सेकंड, ठीक है। तो जो हमारी एक हार्ट बीट करती है ना, लब डब लब डब लब डब, तो एक लब डब और दूसरे लब डब के बीच की जो टाइम गैप है वो कितना है, 0.8 सेकंड का होता है, ओके। तो ये मानते हैं कि हम 10 की पावर 0 मतलब 1 सेकंड, इसके अप्रोक्स 1 सेकंड के ऑर्डर का ये ट्रैवलिंग फ्रॉम लाइट फ्रॉम मून टू अर्थ, और जितनी देर में एक बार दिल धड़कती है उतनी देर में कहां से,
मून से लाइट हमारे पे पहुंच जाती है, तो बात वही सेम ऑर्डर के है। ओके, ट्रैवल लाइट फ्रॉम सन टू अर्थ, और अर्थ से सन को आने में कितना था 100 सेकंड 500 सेकंड के टाइम तक लगता है, तो हम इसको 10⁻² ऑर्डर का मानते हैं। ओके, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है 10⁻⁴ सेकंड का होता है। रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ कितनी देर में पूरा रोटेट कर जाता है, तो 86400 सेकंड्स, मतलब इसको हम मानते हैं कितना 10⁻⁵ ऑर्डर का है। ओके, रोटेशन ऑफ एंड रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ द मून, मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड कितना है 10⁻⁶ सेकंड्स का है। ओके, रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ, अर्थ पूरा चक्कर कितनी देर में लगा लेता है 10⁻⁷ ऑर्डर में का है ये। ओके, ट्रेवल टाइम फ्रॉम लाइट टू नियरेस्ट स्टार, जो हमारे सबसे पहला पास वाला स्टार है वो कौन सा है, सन के बाद दिखाई देने वाले सबसे पास वाला स्टार कौन सा है, जानते हो? कमेंट बॉक्स में लिख भेजना, मैं इसका आंसर अगली क्लास में बता दूंगा। ओके, गूगल मत करना कोई। ओके, तो हम अगला देखते हैं, नियरेस्ट स्टार। एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन, इंसान कितने सेकंड तक जिंदा रहता है भाई, 10⁻⁹ सेकंड तक अप्रोक्स जिंदा रहता है। ठीक है, एज ऑफ इजिप्टियन पिरामिड, जो हमारे इजिप्ट में पिरामिड बने हुए वो कितना पुराना है, तो 10⁻11 सेकंड उसको बीत चुके हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, टाइम सिंस डायनासोर बिकेम एक्सटिंक्ट, कितने साल पहले, कितने सेकंड्स पहले डायनासोर गायब हो गए, तो 10⁻15 सेकंड पहले गायब हो गए। एज ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स कितना पुराना है भाई हमारा, तो यूनिवर्स हमारा 10⁻17 कितना पुराना है। ओके, अब देखो कि अगर मैं एक रेशियो लूं लॉन्गेस्ट का, तो सबसे ज्यादा टाइम अभी तक क्या है, एज ऑफ यूनिवर्स यही है, तो ये कितना है भाई, मैं लेता हूं रेशियो लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल, लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल अपॉन में शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, देखो असल में नेचर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में ही अपनी नॉलेज एक दूसरे को पास आउट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये नेचर तो बहुत पहले से काम कर रहा है, और नेचर को जिसने भी हैंडल किया है, ये नेचर के बहुत सारे सीक्रेट्स है, नेचर के सीक्रेट्स रिवील करने जरूरी है, मैं करूँ तुम करो आपस में करें सब मिलके करें। ठीक है, तो नेचर के सीक्रेट्स रिवील करने जरूरी है ताकि और अच्छा समझ में आए कि नेचर क्या है। तो इसके लिए कुछ फैक्ट की बातें हैं, जो चीज दिखती है हमें लेकिन उसके पीछे वजह नहीं पता, वजह जानने की कोशिश करो, शायद तुम में से कोई वजह पता लगा पाए, इसलिए मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो रेशियो कितना आता है भाई, लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल और शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल। लॉन्गेस्ट टाइम इंटरवल कितना है 10⁻17, और शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल कितना है 10⁻−24 सॉरी। तो ये अगर मैं इनका रेशियो लेता हूँ 10⁻17 माइनस में -24 इज इक्वल टू 10⁻41। ओके, तो ये ऑर्डर कितने का आ गया, ये रेशियो 10⁻41 का आ गया। ओके, अब एक चीज देखो कि हमारा जो लेंथ है और लेंथ में क्या बात होती है कि जो लेंथ का जो शॉर्टेस्ट टाइम है, मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ है, और जो लॉन्गेस्ट लेंथ है, उनका भी एक बार रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो रेशियो किसका लेना है, लॉन्गेस्ट लेंथ और शॉर्टेस्ट लेंथ भाई। तो लॉन्गेस्ट लेंथ कितनी है हमारे पास, तो लॉन्गेस्ट लेंथ है 10⁻26। ओके, और शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है 10⁻−15। ओके, तो ये हमारा आ गया 10⁻41, ये भी 10⁻41 आ गया, और पिछले वाला कितना आया था 10⁻41। तो ये भाई ये कोइंसिडेंस है या कुछ है इसके पीछे रीजन, नहीं पता भाई, हमें नहीं पता, पता लगाओ, कोशिश करो भाई, अपने साइंस के समझने के जो भी नॉलेज है तुम्हारे पास उनको यूज करो, और अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी तो आगे पढ़ो, आगे समझेंगे इन सब चीजों को और रिवील करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये कहना क्या चाह रहा है। दोनों चीज जो नेचर की है, शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का रेशियो जो है वो एग्जैक्टली इतना ही है जितना कि 10⁻41। इसीलिए हम ज्यादातर ये चीजें यूज करते हैं कि हम टाइम और लेंथ को अलग नहीं मानते, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, एक ही चीज है, बेशक हम सोच नहीं पाते उस लेवल का, हमारी नॉलेज पूरी नहीं है, ये असल में एक ही चीज है जिसके लिए वजह से हम हमेशा स्पेस टाइम यूज करते हैं। जब आगे की फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें स्पेस टाइम ये वर्ड यूज किया जाता है। स्पीड एक अलग चीज है जिसमें क्या होता है कि हम मतलब कि अगर बात करें तो जो ये प्लैनेट्स हैं, ये सब के मोशंस हैं, ये एक स्पेस टाइम में एक अलग वैल्यू से होते हैं। हमारे हर जगह पे टाइम अलग होता है, टाइम इंटरवल अलग हो जाता है, ब्लैक होल के पास टाइम फ्रेम अलग है। तो ये सब बातें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन भाई नेचर की बातें हैं, नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम इनको बहुत सिंपल से लॉ से समझ सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है, नेचर को काफी आसान करके समझेंगे। ये कुछ एक फैक्ट था जो मैंने तुम्हें बताया, और एक बात और मैं दिखा देता हूँ तुम्हें कुछ। ठीक है, तो मान लो कि मास के बारे में हम
मतलब कि हेवीएस्ट मास, ठीक है, हेवीएस्ट मास और ले लूँ मैं लाइटेस्ट मास, इनका रेशियो ले लूँ मैं अगर एक बार, तो हेवीएस्ट मास कितना है हमारे पास 10 की पावर 55 और लाइटेस्ट मास कितना है 10 की पावर इधर जब 10 की पावर -30, तो ये अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 85 के आएगा। और ये अबाउट टू अबाउट देखा जाए तो 10 की पावर 41 का स्क्वायर बन रहा है, तो अबाउट टू अबाउट मैं बोल रहा हूँ, 10 की पावर 3 का ऑर्डर का फर्क है, लेकिन देखो तो ये इसी के आसपास है, ठीक है। तो ये नेचर की क्या बात है, नेचर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, शायद नॉलेज आगे बढ़े हमारी तो हम जान पाए इसको, ठीक है। तो लेकिन ये एक्सीडेंट है या मतलब इसके पीछे कोई वजह ये नहीं बता सकता मैं, सॉरी, ठीक है। चलो अब इसके आगे चलते हैं। एक्यूरेसी प्रिसिजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट, एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। बेसिकली बात क्या है कि अगर हम फिजिक्स का मतलब क्या है, फिजिक्स का मतलब है मेजरमेंट करना, हमें हर चीज मेजर करते रहना है, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, हर चीज डेली मेजर करना है सिर्फ, ठीक है। तो मेजर करते वक्त क्या होगी, गलतियां होगी, जो गलतियां होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, ठीक है। और एरर जो होती है वो हर जगह हो ही सकती है, ठीक है। तो मेजरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमें हर जगह मेजरमेंट करके ही काम बनेगा, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी, ठीक है, कि कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर लो, कितना भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ले लो, लेकिन हमारी क्या होगी, हमारी वैल्यू जो होगी वो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती है, ठीक है। और वही गलतियों को हम एरर कहते हैं, ठीक है। एवरी कैलकुलेटेड क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन मेजर वैल्यू आल्सो हैज एन एरर, ठीक है। किसी भी क्वांटिटी को जो हमने मेजर किया है उसमें कुछ ना कुछ गलतियां है ही हैं, ठीक है। वी शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टर्म्स एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन, ठीक है। तो अब हम कुछ एक्यूरेसी और प्रिसिजन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अगर सपोज करो कि मैंने कोई कुछ मेजर करना है जो उसकी ट्रू वैल्यू है, सपोज करो जो भी ट्रू वैल्यू, मैं लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ट्रू वैल्यू जो है उसकी सही वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो है वो है 6.382, ओके। तो ये क्या है 6.382 जो है ये मेरी ट्रू वैल्यू है, इतनी सेंटीमीटर मान लो या कुछ मीटर मान लो कि मैं जो मेजर कर रहा हूँ वो लेंथ है जो इसकी इतनी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने उसकी ट्रू वैल्यू ये है, लेकिन मैंने अपने मेजरमेंट करके जो वैल्यू निकाली वो दो वैल्यू निकाली है, ठीक है। पहली ये निकाली, पहली मुझे किसी ने निकाल के दिया, उसने दिया 6.3 दिया, ठीक है। और दूसरे ने निकाली, ठीक है, वो क्या दिया 6. अगर मैं लूं इसको, मान लो कि 6.15, ठीक है। तो ये जो पहली वैल्यू है वो मेरी ट्रू वैल्यू के पास है, तो ये वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू है वो देखो पास नहीं है, लेकिन वो क्या है, उसने ज्यादा डिजिट तक मुझे मेजर करके दिया है। उसने लीस्ट काउंट कितना रखा है, उसने लीस्ट काउंट रखा है 0.01, अगर मीटर में है तो 0.01 मीटर का लीस्ट काउंट रखा, उसने 1 सेंटीमीटर तक मुझे बता दिया, और ऊपर वाले ने कितना बताया था 0.1 मीटर तक बताया था, ओके, 10 सेंटीमीटर सबसे कम, ठीक है। तो इतना बताया था, तो पहली वाली वैल्यू मेरी एक्यूरेट है और दूसरी वाली वैल्यू मेरी प्रिसाइज है, ओके। तो अब इन बातों में तुम्हें समझ में आ गया थोड़ा, ठीक है। अब देखो जो एरर्स होंगे वो कुछ टाइप के एरर होते हैं, उन एरर को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले एरर जो है हमारे वो दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर होता है और एक होता है रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर वो होता है कि जो सिस्टम की खराबी की वजह से आया हो, जो सिस्टम में कुछ खराब हो, सिस्टम जो भी हो, इंसान काम करने वाला, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम काम कर रहे हैं, जो तरीका हम काम में यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम का हिस्सा है और इनमें अगर कोई गलती आई है तो वो गलती है भाई, वो एरर है, ठीक है। तो इन एरर को क्या बात है कि ये एरर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। ये क्या बात हो गई कि अगर मान लो सपोज करो कि मेरा एक स्केल है, ठीक है, वो स्केल 0 से स्टार्ट होता है और जहां तक मेजर करना है मैं मेजर करूंगा, ठीक है। अगर मान लो उसका एक हिस्सा घिस गया आगे से और मैं 1 से स्टार्ट होता है वो, और मैंने 15 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी उस स्केल से जो टूटा हुआ है, तो असल में वो कितना है, असल में वो 15 में एक क्या है नेगेटिव एरर है कि वो हर चीज की वैल्यू क्या कर रहा है, कम करता जा रहा है, कि अभी कितनी कर दी उसने 14 कर दी, ठीक है। और फिर अगर मैं मान लो कि ऐसा ही हुआ, और कभी कभी पॉजिटिव एरर भी आ सकता है, ठीक है। जैसे स्क्रू गॉज में क्या होगा, वर्नियर कैलिपर में क्या होगा कि यहाँ पे ना तुम्हें जीरो मिलाने होंगे, एक दो स्केल होंगे, इसके जीरो आपस में मिलाने होंगे। अगर ये जीरो आपस में मिल रहे हैं तो मतलब ये ठीक वैल्यू देगा, और वरना क्या है अगर ये आगे या पीछे हो गया तो क्या है इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गए, तो ये हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये हो सकता है कि हम इसको करेक्ट किया जा सकता है, सिस्टमैटिक एरर को आराम से करेक्ट किया जा सकता है। अपने इंस्ट्रूमेंट बदल दो, तरीका गलत है तो तरीका सही कर लो,
बंदा गलत है, बंदा ही बदल दो यार जो ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वही है जैसे मैंने बताया कि मैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा हूँ उसमें ही खराबी हो, ठीक है। मैंने स्केल का एग्जांपल दिया कि अगर स्केल टूटा है तो मैं स्केल बदल के लाऊंगा और दूसरा स्केल ले लूंगा तो मेरे सही मेजरमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट में खराबी हो सकती है। इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निकल और प्रोसीजर, ठीक है। जो हमने प्रोसीजर लिखा है, ठीक है, जैसे लैब करवाए जाते हैं, लैब में तुम्हें प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, अगर तुमने उसके प्रोसीजर ढंग से नहीं फॉलो किए तो क्या हो सकता है, तुमसे गलती हो सकती है, तुम तरीका ही गलत ले रहे हो, ठीक है। हम बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो उसकी सबकी प्रोसीजर होगी कि कैसे हम काम करें, ठीक है। तो वो प्रोसीजर लाइन टू लाइन फॉलो करना जरूरी है। अगर हमने कुछ भी गलती की तो हमारी क्या हो जाएगी, हमारे सिस्टम में एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी वैल्यू गलत हो सकती है ना भाई, हाँ। तो हम ये तरीके पूरे फॉलो करेंगे, ठीक है। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या होता है कि उस बंदे की वजह से गलती, जो एक्सपेरिमेंट करने वाला बंदा है वो गलती कर रहा है। मान लो कि मुझे इससे पीछे कुछ और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मुझे इन दोनों के बीच का एंगल देखना है। सपोज करो इन दोनों के बीच का एंगल देख रहा है और मैंने इन दोनों को रखा है राइट आई के आगे और मैं लेफ्ट आई बंद करके देखूंगा तो क्या होगा भाई कि इन दोनों के बीच में कुछ एंगल दिख जाएगा। लेकिन वो रियलिटी क्या है, ये है दोनों लाइन में, लेकिन गलती क्या की मैंने, कि आई गलत सा खोल दिया मैंने, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगी, इस वजह से भी गलतियां आ सकती है, ठीक है, जिसको हम पैरेलैक्स कहते हैं। तो पैरेलैक्स की वजह से भी गलतियां आती है। जैसे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमारे एक लैब प्रैक्टिकल होगा जिसमें हम क्या करेंगे कि दो इमेज को ऐसे कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों हम एक मतलब कि जिस भी आई के सामने रख के देखेंगे तो उसी आई को खुला रखना होगा, दूसरे आई को बंद कर देंगे। अगर हम गलती से वो वाला आई बंद कर दे जिसके सामने ही ये रखा हुआ है तो क्या होगा, हमारे बीच में एंगल का फर्क आ जाएगा, ये पैरेलैक्स आ जाएगा इसमें, तो ये भी एक एरर देगा हमें, ठीक है। तो ये सब एरर क्या हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का ठीक करने का तरीका क्या है भाई कि बंदा बदल दो, तरीका गलत है तो तरीका बदल दो, ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट बदल दो, ठीक है। और पर्सनल एरर किया, उस बंदे को ठीक से ट्रेनिंग दे दो या फिर बंदा बदल के दूसरा ले आओ जो भाई काम करना ढंग से जानता हो, ठीक है। अगला आता है रैंडम एरर। भाई रैंडम एरर है, नाम से ही पता चल रहा है रैंडम, किसी भी वजह से आ सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है। और इसको ठीक करना काफी मुश्किल होता है, ठीक है। और इसको हमें पता ही नहीं तो हम ठीक क्या करेंगे भाई। हमें पता है कि स्केल खराब है तो हमने स्केल बदल दिया, हमें पता ही नहीं है क्या खराब है तो क्या बदलेंगे। तो हम बोलेंगे इस गलती को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे वो लेते हैं, क्या कहते हैं, बहुत सारे वैल्यूज लेते हैं, फिर उनका मीन लेते हैं। एवरेज लेने से क्या होता है कि कुछ रैंडम एरर पॉजिटिव होते हैं, कुछ रैंडम एरर नेगेटिव होती है, वो एक दूसरे को खत्म कर देती है, ठीक है। तो रैंडम एरर आर दोज एरर व्हिच अकर इरेगुलरली एंड हेंस आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइन एंड साइज, ठीक है। ये मतलब कि ये बात है कि रैंडम एरर रैंडम में किस वजह से है वो भी नहीं पता, और इसका ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये भी नहीं पता, तो हो सकता है एक दूसरे को कैंसिल कर दे, ठीक है। कि मान लो कि मैंने एक वैल्यू ली, उसमें मैंने +5 ले लिया, ठीक है, उसमें एरर कितने का है, +5 के। अगली बार सेम वैल्यू ली और जिसमें गलती कितनी का है, -5 की, तो अब इन दोनों को ऐड करके मीन लूंगा तो क्या होगा, +5 -5 कट चुके होंगे, ठीक है। तो हमें सिर्फ ट्रू वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हमेशा यही बात होती है, तुम कभी भी एक काम करना कि एक बाउल लेना और बाउल में बहुत सारे मार्बल्स डाल देना, ठीक है, और उसको जाके 10 लोगों से बोलना कि गेस करो कि इसमें कितने, 10-20 लोगों से जाके उसको बोलना कि गेस करो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लो एक बाउल ले लेना, ओके, और इसके अंदर क्या भर देना, मार्बल्स भर देना, कच्चे भर देना, और तुम्हें पता हो कि इसमें कितने हैं, ठीक है, और किसी को मत बोलना, ठीक है। तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये ट्रू वैल्यू इसकी क्या है, कितने हैं, ठीक है। और किसी को बोला कि गिनना नहीं है, इसको बस गैस करना है कि इसमें कितने हैं। जाके बंदों से गिनवाओ, कम से कम 20 बंदों से गिनवाओ इसको, ठीक है। और फिर पता लगाओ कि फिर उन सबकी वैल्यूज लिखो और उन सबका एवरेज ले लेना। देखना क्या वो एवरेज इसकी ट्रू वैल्यू के पास आएगा। वही बात है कि रैंडम एरर आए होंगे, उनको पता नहीं था क्या एरर है, किसी ने कम बोल दिया होगा और किसी ने ज्यादा बोल दिया होगा, तो इन दोनों के गैप को एक दूसरे से बैलेंस हो गया। कम से कम 15-20 करके देखो, 15-20 बंदों से पूछ लो, ठीक है, आसपास के लोगों से पूछ लेना और बता देना, और थोड़े मार्बल्स ज्यादा रख लेना, नहीं तो भाई बंदा देख के ही स्कैन करते क्या पता इतनी देर में, ठीक है भाई, ये बात है। तो इसके लिए हम बहुत अलग अलग रीडिंग लेते हैं डिफरेंट टाइम, तो हमारा ये काम ठीक हो जाता है, ठीक है। अब लीस्ट काउंट एरर क्या है कि जैसे मान लो मुझे कुछ मेजर करना है, ठीक है, तो मेजर करना है तो मैंने अपने मीटर स्केल से मेजर किया और मेजर करके वैल्यू क्या निकाली, 4.5 सेंटीमीटर, ओके। तो ये 4.5 सेंटीमीटर जो है ये असल में क्या है, तो ये असल में 4.46 है या 4.52 है या 4.54 है या 4.48 है, ये क्या है। तो बोले इन सब को हम क्या पढ़ेंगे भाई, इन सबको 4.5 पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या है, तो इसका जो लास्ट वाला डिजिट है
वो क्या अनसर्टेन है भाई, कि उसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता, वहां पे गलती हो सकती है, लास्ट वाले डिजिट में क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। तो हम जो भी जिस भी इंस्ट्रूमेंट का लास्ट वाला जो लीस्ट काउंट होगा वहां गलती हो सकती है, उसको लीस्ट काउंट एरर बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद वाला अगले वाली बात जो आएगी हमारी, मान लो कि जैसे इसमें 1 मिलीमीटर की बात आ गई, तो 0.1 मिलीमीटर की बात यहाँ नहीं हो रही है, तो वहां गलतियां आ सकती है, ठीक है। तो आखिरी वाले डिजिट में गलतियां आ सकती है, और हर मेजरमेंट में आखिरी वाली डिजिट में गलती होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो ये गलती हम कम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा प्रिसाइज वाली इंस्ट्रूमेंट का यूज करके। जैसे कि मैंने ज्यादा प्रिसाइज के लिए किसका नाम लिया था, हमने स्क्रू गॉज का नाम लिया था और स्फेरोमीटर का नाम लिया था, वो हमें 10⁻⁵ मीटर तक का प्रिसीजन दे देता है, ओके। तो हम उसके वैल्यू देके हम इस वैल्यू को कम कर सकते हैं, लीस्ट काउंट एरर को भी कम किया जा सकता है, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ एरर्स हमने देखे, और इसके साथ हमारा ये वाला लेक्चर खत्म होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि एरर्स हैं तो एरर के साथ एडिशन कैसे किया जाए, गलतियां हैं एरर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए, और मेनली बात है कि हम मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज बाकी जाके पुरानी वीडियो देखें। ये पूरा एक रेगुलर कोर्स है जो 11th से शुरू हुआ है और हमारे 12th के एंड तक चलेगा, और इससे आप फिजिक्स पूरा अच्छे से समझ पाएंगे, कुछ भी टेंशन नहीं होगी कभी भी, पूरी फिजिक्स आपके फिंगर टिप पे होगी, ठीक है। नेचर के सीक्रेट्स आप जान पाएंगे, आपको हर जगह फिजिक्स दिखेगा यार, ना दिखे तो बोलना, फिर हर जगह फिजिक्स, हर चीज में तुम फिजिक्स अप्लाई करने वाले लग जाओगे, ठीक है। कुछ भी कहीं भी मूवमेंट हो रही है तुम सोचोगे इसके पीछे फिजिक्स क्या है। साइंस की और भी ब्रांचेस है, जैसे कि मान लो केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री एटम और मॉलिक्यूल पे डील करता है, वो तुम्हें डेली लाइफ में नहीं दिखता, तुम उसको अप्लाई कर नहीं सकते। फिजिक्स सबसे ईजी सब्जेक्ट है साइंस के अंदर, क्योंकि इसको हम हर जगह अप्लाई करके देख सकते हैं, तुम्हारे डेली फिनोमेना, डेली एप्लीकेशन, हर जगह तुम इसको देख सकते हो। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, पूरी रेगुलर कोर्स है, बस तुम साथ रहो। देखो तुम्हारे हर जगह पूरे नंबर आएंगे, पूरे के पूरे, चाहे वो IIT JEE हो या तुम्हारा नीट हो या चाहे तुम्हारे एकेडमिक्स हो, हर जगह पूरे नंबर आएंगे। और यही मेरी मेन मकसद है कि तुम्हारी फिजिक्स तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी और कोई नहीं मेरा मतलब, ठीक है। तुम्हें फिजिक्स पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं तुम्हारे एग्जाम को फोकस नहीं कर रहा, बेसिकली फिजिक्स तुम्हें समझ में आ जाए, फिर एग्जाम के क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, आराम से कर लेंगे यार, पक्की बात मान रहा हूँ, तुम बस फिजिक्स समझने पे ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच।